नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का लेक्चर है रिपोर्ट तैयार करना है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का 10वां लेक्चर है और कई सारे लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियो के लेक्चर मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो रिसर्च के दौरान अपनी जो थीसिस बनाते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक तो उसका एक लिखित विवरण होता है और रिपोर्ट हम किस प्रकार से बनाते हैं, क्या हमारा उद्देश्य होता है बनाने का, इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। शोध कार्य में रिपोर्ट लेख उसका अंतिम चरण माना जाता है। शोधकर्ता का जो रिपोर्ट लिखता है उसका अंतिम चरण होता है। बिना रिपोर्ट तैयार किए शोध कार्य अधूरा माना जाता है। जब तक हम रिपोर्ट अपनी तैयार नहीं करेंगे तो हमारा शोध अधूरा है। कितने ही सुंदर ढंग से उपकल्पनाओं का निर्माण, वर्गीकरण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों न किया जाए। हम कितने ही सुंदर से अपनी हाइपोथेसिस बना लें, अपना वर्गीकरण कर लें, थ्योरी का निर्माण कर लें, लेकिन रिपोर्ट को तैयार किए बिना उनका कोई महत्व तो नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि रिपोर्ट द्वारा शोध कार्य को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। जो रिपोर्ट होती है उसको हमें दूसरों तक पहुंचाना होता है, अतः रिपोर्ट का लिखित, सुव्यवस्थित और स्पष्ट होना अति आवश्यक है। इसका एक तो लिखित विवरण होना चाहिए और एक स्पष्टीकरण आवश्यक होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से। परिभाषा है, गुड्डे एवं हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये बहुत इनकी बुक पूछी जाती है कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च किसकी बुक है, तो ये गुड्डे एवं हार्ट हैं, इनको याद करना, वैज्ञानिक हैं। मैं कहा है कि रिपोर्ट को तैयार करना शोध की अंतिम अवस्था है और इसका उद्देश्य रुचि करने वाले लोगों के अध्ययन के संपूर्ण परिणाम को पर्याप्त विस्तृत में बदलना है। जो अध्ययन करता है उनको संपूर्ण परिणाम को पर्याप्त विस्तार से में बदलना है एवं इस तरह व्यवस्थित करना है कि पाठ्य तत्वों को समझने और स्वयं के लिए निष्कर्षों की प्रमाणिकता की जांच करने योग्य बन जाए। इस प्रकार से हमें रिपोर्ट को अपनी व्यवस्थित भी करना होता है ताकि हम स्वयं समझ सकें और हम दूसरों को भी समझा सकें, क्योंकि भविष्य के लिए हम अपनी थीसिस बनाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग भी पढ़ते हैं थीसिस को हमारी। तो रिपोर्ट शोध कार्य का लिखित विवरण होता है, ठीक है, एक तो हमें लिखना होता है इसको। इसमें प्रारंभ से अंत तक शोध के उद्देश्यों, इकाइयों, आंकड़ों, साधनों आदि का वर्णन किया गया है। क्या हमारे उद्देश्य हैं, कौन सी हमारी इकाई है, कौन से हमारे आंकड़े हैं, इनका ही वर्गीकरण किया जाता है। एक शोधकर्ता को इसे तैयार करते समय इनके प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपनी थीसिस बनाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शोध कार्य किसी एक संस्था, समुदाय, वर्ग या समाज से बंधा नहीं होता है। जो आप हैं, आप किसी न तो संस्था से बंधे हैं, न इंस्टीट्यूशन से बंधे हैं, न समाज से बंधे हैं। आप मुक्त हैं रिसर्च करने के लिए। रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य, क्या आपका उद्देश्य है रिपोर्ट तैयार करने का? तो फर्स्ट है ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना। ज्ञान का प्रलेख प्रस्तुत करना। प्रत्येक सर्वेक्षण या शोध कार्य का ज्ञान एक स्रोत होता है। जो आपका ज्ञान है वह एक स्रोत है। स्रोत मतलब जिसके माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। इसे संपादित करने में पर्याप्त समय, धन और परिश्रम लगता है। परिश्रम, धन और समय तीनों लगते हैं। इनका होने के बाद भी अगर अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को शोधकर्ता केवल अपने तक ही सीमित रखे तो ज्ञान की वास्तविकता, उपयोगिता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपके पास अगर कौशल है, अच्छी कौशल है, ज्ञान है, अगर आप ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो वह ज्ञान बेकार है, कुछ मतलब का नहीं है। ज्ञान को, अगर आपको ज्ञान को बढ़ाना है तो आप ज्ञान को, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को बताएं, और दूसरों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। अगर आप ज्ञान अपना रखे रहेंगे अपने पास तो दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं होगा। उसे एक क्रमबद्ध लिखित रूप प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम अपनी थीसिस को लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, आवश्यक हो जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी धरोहर बन जाए, जिससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है वह हम एक स्थायी धरोहर सी बन जाती है। वो भी पढ़ते हैं हमारी थीसिस से, देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या बदलाव होना चाहिए। और सेकंड है ज्ञान के विस्तार के लिए शोध कार्य के द्वारा विषय से संबंधित नई नई जानकारियों के साथ साथ विषय से संबंधित समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नई नई
जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं विषय से संबंधित समस्याओं की, कौन कौन सी समस्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता पड़ती हैं, प्राप्त होती हैं। एक और इन जानकारियों के द्वारा हमारे ज्ञान स्तर में वृद्धि होती है। एक तो हमारे ज्ञान के स्तर में बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। किसी समस्या से हम अध्ययन करते हैं एनालिटिकल तरीके से, तथ्यों को, फैक्ट को देख के। तो दूसरी ओर समस्याओं की जानकारी आने के से शोध व सर्वेक्षण के लिए विषय के रूप में प्राप्त होती है। दूसरी समस्या की जानकारी आने के शोध व सर्वेक्षण के लिए विषय के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से रिपोर्ट का एक उद्देश्य शोध के नए क्षेत्रों से हमें परिचय कराकर हमें ज्ञान बढ़ाता है। हमें इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जब हम अपनी रिपोर्ट का एक उद्देश्य शोध को, नए चीज़ों को देखते हैं, नए क्षेत्रों में जाते हैं, आप जाएंगे जब रिसर्च के द्वारा रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ज्ञान का कितना विस्तार होगा, ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि नई नई चीज़ें आपको प्राप्त होगी अपने टॉपिक से रिलेटेड। तीसरा है शोध के परिणामों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। जो हम शोध करते हैं उनको हमें दूसरों के सामने प्रकट भी करना होता है। शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों से संबंधित लोगों अथवा शोध कार्य में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सामने प्रकट करना शोधकर्ता का कर्तव्य होता है। जो शोधकार होता है, जो रुचि रखते हैं जिस भी विषय में, तो उसको भी हमने उनके सामने हमें प्रकट करना अति आवश्यक होता है कि हमारी ये चीज़ें हैं। तो सब लोग देखते हैं आपकी रिपोर्ट को। इसे शोध के परिणामों को प्रकट करने का पहला कारण तो यह होता है कि यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्रवाई होगी तो यह काम भी रिपोर्ट से ही संभव है। कोई अगर सरकारी हो या गैर सरकारी हमें कार्रवाई करनी है तो यह हमारे रिपोर्ट से ही संभव है। दूसरा कारण यह कहा जा सकता है कि कभी कभी सरकार कोई योजना लागू करने से पहले सर्वेक्षण करती है। जब कोई सरकार होती है, कोई योजना अपनी लागू करती है तो सबसे पहले वह सर्वेक्षण ही करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी शोध रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। इसे शोध के परिणामों को प्रकट करने का तीसरा चरण कहा जाता है। जब हम इसे तीसरा चरण कहा जाता है किसको, उद्देश्य की पूर्ति के लिए। सर्वेक्षण कार्य के दौरान अनेक लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। जब आप सर्वेक्षण करेंगे तो आपको अनेक लोगों से अपनी मदद लेनी होगी, सहारा लेना होगा। सर्वेक्षण कार्य में सहयोग देने वाले सभी लोगों के मन में सर्वेक्षण के परिणामों को जानने की उत्सुकता रहती है कि क्या सर्वे हो रहा है। जब आप सर्वे करेंगे, देखेंगे, फील्ड वर्क करेंगे तो आप जिनसे सवाल पूछेंगे तो कई लोग होंगे जो उनके मन में एक उत्साह सा भरा रहता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें भी बताइए, हमें भी जानना है। तो एक उत्सुकता रहती है किसी चीज़ को जानने के लिए। अब चौथा है विषय में अंतर्निहित वास्तविकता की स्थिति को समझना। विषय में अंतर्निहित वास्तविकता की स्थिति को समझना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा केवल शोध के निष्कर्षों या परिणामों को ही व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि परिणामों और निष्कर्षों वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है। क्या कह रहा है, इसके द्वारा क्या शोध कार्य के निष्कर्ष को ही हम व्यक्त नहीं कर सकते, बल्कि परिणामों और निष्कर्षों वैज्ञानिक व्यवस्थित ढंग से, एक वैज्ञानिक के तरीके से हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी रिपोर्ट किस ढंग से तैयार की जाती है, रिपोर्ट किस ढंग से तैयार की जाती है कि विषय में रुचि रखने वाली सभी व्यक्ति उसे पढ़कर लाभ उठा सकें, तथा शुद्धता से प्राप्त नवीन तथ्यों व उनके सामाजिक परिणामों को समझ सकें। आसानी से लोग उनके समाज में जो क्या चल रहा है उनके परिणामों को समझ सकें। पाँचवा है प्रामाणिकता की परीक्षा। किसी भी शोध की प्रामाणिकता की जांच रिपोर्ट की जांच करके ही बताया जा सकता है। रिपोर्ट को जांच करके ही आप समझ सकते हैं। अतः शोध के परिणामिकता की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी रिपोर्ट का लिखा जाना आवश्यक है। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करते समय कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जब हम अपनी थीसिस बनाते हैं। रिपोर्ट तैयार करना एक जटिल एवं कठिन कार्य होता है। हर किसी की बस की बात नहीं है, कठिन कार्य होता है। परिभाषा है गुड्डे एवं हार्ट के अनुसार
स्पष्टता यह प्रतीत होता है कि रिपोर्ट को लिखना ही सरल कार्य ही होगा। कई लोग यह सोचते हैं कि रिपोर्ट लिखना एक बहुत ही ईजी है, सरल है, आसानी से लिख जाएगा, क्योंकि यह तो केवल मात्र पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रविधियों तथा अंतिम रूप से विकसित उत्तरों का एक विवरण मात्र है। इतनी सरल है, कोई भी कर सकता है। रिपोर्ट तैयार करने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इनको जानना भी अति आवश्यक होता है। रिपोर्ट तैयार करना एक जटिल कार्य है। परिभाषा है, गुड्डे और हार्ट ने लिखा है कि स्पष्टता यह प्रतीत होता है कि रिपोर्ट लिखने की सरल कार्य ही होगा। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि रिपोर्ट लिखना एक सरल कार्य होगा, क्योंकि यह तो मात्र पूछे गए प्रश्न और प्रश्नों को उत्तर करने के लिए प्रस्तुत प्रविधि का अंतिम रूप विस्तरों से विवरण किया जाना मात्र है। रिपोर्ट लिखने में शोधकर्ता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट है भाषा की समस्या, लैंग्वेज की समस्या। भाषा कौन सी होनी चाहिए, यह एक विवाद का विषय है। यदि भाषा को अत्यंत सरल बना दिया जाए तो रिपोर्ट का स्तर गिर जाएगा। अगर हम भाषा को बिल्कुल सरल बना दें, अपनी थीसिस में बिल्कुल आसानी से सरल से वर्ड लिख दें, तो हमारी थीसिस का आकार ही, स्तर ही गिर जाएगा। दूसरी ओर जब रिपोर्ट में वैज्ञानिक शब्द का अत्यधिक प्रयोग करके इसके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है, तो रिपोर्ट अधिकांश लोगों के लिए अत्यंत परिभाषित हो जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में रिपोर्ट लिखने वाला आलोचक का शिकार होना पड़ता है। यानी कि इसमें अगर हम सरल भाषा लिख देंगे तो भी दिक्कत है, और अगर ज़्यादा कठिन भाषा लिख देंगे तो आम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तब भी रिपोर्ट हमारी दिक्कत है। हालांकि शोधकर्ता की कोशिश यही रहती है, आप जब रिसर्च करें तो आपकी कोशिश तो यही रहेगी कि वह रिपोर्ट को इस तरह प्रस्तुत करें तथा तथ्यों को ऐसे तरीके से करें जैसे चित्र है, ग्राफ है इत्यादि द्वारा से पेश करें, जिसे थोड़ा पढ़ा लिखा के व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। आप जब रिपोर्ट लिखेंगे तो आपका उद्देश्य तो यही रहेगा कि हम अपनी थीसिस में ऐसी चीज़ें लिखें कि जो आम जनता भी आसानी से पढ़ सके। डायग्राम बना दें बाकायदा, जिससे कई लोग होते हैं जो चित्र के माध्यम से ही वो उनका थ्योरी का पता पढ़ पाते हैं कि थ्योरी क्या कह रही है, क्योंकि चित्र से ही हमारी एक चीज़ का विवरण निकाल लेते हैं। दूसरा है परिभाषित शब्दों की समस्या है। प्राकृतिक विज्ञान में परिभाषित शब्दों को विकसित करने की दिशा में प्रगति हुई है, और इन विद्वानों में इसलिए ऐसे शब्दों द्वारा विशेष शब्दों तथा वाक्य होते हैं जिनका आज तक बिना किसी अपवाद के सभी के लिए और सभी स्थानों पर समान होता है। प्रस्तुतिकरण में प्रमाणिक परिभाषित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रमाणिक परिभाषित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, जनता के ज्ञान के स्तर की समस्या। जनता के ज्ञान के स्तर की समस्या कौन कौन सी है? सामान्यतः यही कारण है कि शोध का लेखन आम जनता के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसका स्तर इतना ऊंचा होता है कि साधारण व्यक्ति से प्रस्तुत तथ्यों को समझ नहीं सकता। यानी कि साधारण व्यक्ति होता है वो इसको पढ़ नहीं सकता। परंतु आज के आधुनिक युग में अनेक विद्वानों का कहना है, आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग चल रहा है, अनेक विद्वानों का कहना है कि कोई भी वैज्ञानिक खोज, चाहे वह प्राकृतिक दुनिया से संबंधित हो या सामाजिक दुनिया से, तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि उस खोज का परिणाम जन जीवन का अंग नहीं बन जाती। यानी कि वह सभी व्यक्ति उसको नहीं समझ लेते जब तक कि वह बेकार है। इसका कारण यह है कि कभी कभी एक साधारण व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत समालोचना या व्याख्या भी वैज्ञानिक के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। कभी कभी यह देखने को भी मिलेगा आपको कि एक साधारण व्यक्ति होगा, उसकी समालोचना वह इस प्रकार से आलोचना करेगा कि वह हमारे वैज्ञानिक के लिए कि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। कई चीज़ें हमारे लिए सिद्ध हो जाती हैं। कई बार शोध कार्य जनसाधारण लोगों के लिए भी होता है। कई बार रिसर्च सामान्य लोगों के लिए भी किया जाता है। रिसर्च को हम पॉजिटिव भी रिसर्च करते हैं कई लोग, और नेगेटिव भी रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं है जो समस्याएं हैं उन्हीं पर रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा कदापि नहीं है। हम जो सकारात्मक होता है, जो पॉजिटिव भी रिसर्च होती है, तो रिसर्च दोनों प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक। समस्या पर भी हो सकती है, और जो सकारात्मक चल रहे हैं उन पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं।
और देखते हैं, और उससे संबंधित तथ्यों को जानने को भी सभी लोग उत्सुक रहते हैं। ठीक है, लोग, साधारण लोगों के लिए, जनसाधारण लोगों के लिए होता है। अतः समस्या होती है कि रिपोर्ट लिखने वाले को संबंधित व्यक्तियों से ज्ञान स्तर को जानना होता है। जो रिपोर्ट लिखते हैं तो उससे संबंधित व्यक्ति को आपके उसका ज्ञान जानना होता है, परंतु ज्ञान के किस स्तर का ठीक ठीक मापन स्वयं एक समस्या है। किस को हम मापन करें, ये भी समस्या है। चौथी समस्या है गंभीरता की समस्या। प्रत्येक शोधकर्ता की यह अंतिम अभिलाषा होती है, सभी शोधकर्ता की यह अंतिम अभिलाषा होती है, रुचि होती है कि उसके द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य की रिपोर्ट कार्य का स्तर यथासंभव ऊंचा हो, यानी कि सबसे ऊंचा हो, ताकि उच्च श्रेणी के पाठकों और विद्वानों में वह प्रख्यात हो जाए। कभी कभी देखने को ये भी मिलता है, कई शोधकर्ता ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी थीसिस ऐसी हो कि इससे बड़े बड़े विद्वान पढ़ें, बड़े बड़े उच्च स्तरीय के लोग पढ़ें, यानी कि साधारण लोगों के लिए वो नहीं सोचते हैं प्रख्यात हो। यानी यही अभिलाषा जब एक सीमा को पार कर जाती है, जब यही आपकी जिज्ञासा एक सीमा होती है हर एक चीज़ की, शोध की भी एक अपनी एक सीमा होती है, यही सीमा अगर आप पार कर जाएंगे तो रिपोर्ट अनावश्यक तौर पर गंभीर रूप धारण ले लेती है। तो रिपोर्ट को आप संभाल नहीं सकते, अपनी थीसिस को अनावश्यक रूप में परिभाषित शब्दों को बोझिल रिपोर्ट न केवल अपनी संभावित को खो बैठती है। अगर आप ज़्यादा टफ चीज़ ले लेंगे तो आप अपनी रिपोर्ट को खो बैठेंगे। पांचवी है समस्या अवधारणाओं की समस्या, कॉन्सेप्ट की समस्या। वास्तविक रूप में समाजशास्त्री साहित्य के क्षेत्र में अवधारणाओं की अत्यंत कमी पाई जाती है। अवधारणाओं के द्वारा बड़े बड़े तथ्यों या विस्तृत बातों को कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की अवधारणाओं का तात्पर्य विकास अभी सामाजिक विज्ञान में नहीं हो सका है। इसी कारण साधारण से साधारण परिस्थितियों को समझने के लिए अनावश्यक विस्तृत रूप प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी सीमा और परिश्रम ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। कई सीमा होती हैं, कई परिश्रम ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। छठा है वस्तुनिष्ठता की समस्या। शोधकर्ता का उद्देश्य यह रहता है कि रिपोर्ट में किस प्रकार का मिथ्या या किसी प्रकार की मिथ्या या भाव पक्षपात प्रवेश न कर रहा है। कोई प्रकार की मिथ्या या हमारे जो भाव होते हैं वह हमारी थीसिस में प्रवेश न कर रहा है। फिर भी शोधकर्ता समाज से कोई अलग इकाई नहीं है। फिर भी जो रिसर्च स्कॉलर होता है, जब आप रिसर्च करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि हम ऐसे फैक्ट करें, हमारे सिनॉप्सिस थीसिस में कोई मिथ्या ना हो, कोई भाव ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी सामाजिक प्राणी हैं और आप समाज में ही रिसर्च करते हैं, कहीं अलग तो करते नहीं हैं। समाज से आप अलग नहीं रह सकते। इसका समाज से अटूट संबंध होता है, यानी कि आपका सोसाइटी से एक घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती हैं आप, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, कहीं कल्चर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो भाग लेते ही रहते हैं। एवं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं, व्यक्तिगत रूप से ही हम लोग प्रभावित होते हैं। अब अपने विचार, आदर्श, मूल और मनोवृत्ति का प्रभाव उनके प्रतिवेदन किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो विचार हैं, वह किसी न किसी रूप में कहीं हमें देखने को मिलते ही हैं। सातवीं समस्या है सत्य कहने की समस्या। शोधकर्ता यह जानता है कि जिस सत्य को कहना सत्य मानना है, उनका प्रभाव समाज की किसी न किसी वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। यदि उनके द्वारा वस्तु स्थिति का उल्लेख किया जाता है तो समाज के ठेकेदार और प्रश्नावली व्यक्ति उससे बदला लेने की भावना से प्रेरित होता है। अगर हम कहीं भी कोई देखते हैं रिसर्च के दौरान, अगर कहीं हम ये सोचते हैं कि अगर हम सत्य कह देंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ठेकेदार होते हैं वह प्रश्नावली से बदला, कहीं हमसे बदला न ले लें, हीन की भावना न रखें, गलत धारणा न बना लें हमारे प्रति। यदि कोई सत्य बात अधिकारियों के बारे में कह दी जाए तो उसे डर रहता है, यानी कि डर रहता है कि अधिकारी उसको प्रतिशोध की भावना से न ले ले, यानी कि लड़ाई की भावना से न ले ले। लेने का तात्पर्य यह होता है कि शोधकर्ता
निष्पक्षता चाहते हुए भी निष्पक्ष नहीं रह सकता। यानी कि अगर आप निष्पक्ष चाहते हुए भी आप निष्पक्ष नहीं रह सकते। सब बातों को कहते हुए घबराता है, यानी कि जो बात कहता है वह थोड़ा डरते भी हैं। इसी प्रकार रिपोर्ट में समस्याएं बनी रहती हैं। इसी प्रकार हमारी जो सिनॉप्सिस में रिपोर्ट में समस्याएं बनी रहती हैं। रिपोर्ट की अंतर्वस्तु आंतरिक वस्तु क्या होती है? रिपोर्ट की अंतर्वस्तु का तात्पर्य उन विषयों से है जिनका विवरण व व्याख्या में एक संतुलित रिपोर्ट देखने को मिलती है। हालांकि रिपोर्ट में क्या क्या विषय सामग्री आनी चाहिए, इसके बारे में विभिन्न सामाजिक विज्ञान भिन्न भिन्न मत रखते हैं। रिपोर्ट की अंतर्वस्तु इस प्रकार है, समझ सकते हैं। फर्स्ट है प्रस्तावना। प्रत्येक रिपोर्ट में सर्वप्रथम प्रस्तावना को स्थान दिया जाता है। प्रस्तावना के अंतर्गत शोध के महत्व और उनसे उद्देश्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। साथ ही सर्वेक्षण करने वाली संस्था या विभाग आदि का परिचय, सर्वेक्षण को संचरण करने वाले व्यक्ति या संगठन का परिचय, वैधता व विश्वसनीयता आधार आदि पर परिचयात्मक सूचनाओं का उल्लेख भी प्रस्तावना के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि प्रस्तावना को अब सबसे पहले हम एक सामान्य, जब हम अपनी सिनॉप्सिस बनाते हैं तो प्रस्तावना को सबसे पहले हम एक सामान्य भाषा लिखते हैं और लिखते लिखते हम अपने टॉपिक तक ले जाते हैं जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले हम सामान्य बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक तक ले जाते हैं जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। आप भी जिस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे तो आप सबसे पहले सामान्य बात लिखेंगे और करते करते अपनी अंतिम तक रिपोर्ट में अपनी हर एक चीज़ का विवरण दे देंगे प्रस्तावना में। सेकंड है समस्या का निवारण। प्रस्तावना के पश्चात शोधकर्ता समस्या के बारे में परिचित देता है कि हमारी क्या समस्या है, समस्या की प्रतिपुष्टि तथा उसके विषय में शोध की आवश्यकता का वर्णन करना रिपोर्ट के आरंभिक अंश का प्राथमिक भाग होता है। रिपोर्ट के आरंभिक अंश का प्राथमिक भाग होता है। ऐसे समस्या के सुनने के आधार पर समस्याओं का उल्लेख किया जाता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में समस्या के अध्ययन से होने वाली सिद्धांतों के बारे में कहा जा सकता है और पूर्व में अध्ययन विषय से संबंधित अन्य जो शोध हुआ है इन सभी बातों का स्पष्टीकरण कर दिया। यानी कि हम इसमें भूतकाल और भविष्यकाल को भी ले सकते हैं। थर्ड है शोध का उद्देश्य। हम जब कि हमारा उद्देश्य क्या है रिसर्च करने का, क्या हमारा पर्पस है, तो उद्देश्य भी होना बहुत ज़रूरी है। शोध का उद्देश्य ज्ञान के विस्तार करना है। शोध का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है, किसी व्यावहारिक लाभ को प्राप्त करना होता है। इसलिए प्रत्येक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि शोध का उद्देश्य, व्याख्या, भौतिक लाभ, नए तत्वों की खोज, ज्ञान की प्राप्ति में क्या है, में से क्या हो सकता है। और चौथा है अध्ययन क्षेत्र। समस्या तथा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करने के पश्चात अध्ययन क्षेत्र के विषय में भी रिपोर्ट का उल्लेख किया जाता है कि हमारी कौन सी हमारी कितनी सीमा है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं लेना चाहिए। कभी कभी शोधकर्ता ये करते हैं कि अपने शोध के दौरान बहुत बड़ा ज़्यादा क्षेत्र ले लेते हैं। नहीं, ज़्यादा क्षेत्र लेने से आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी। आप एक लिमिट एरिया चुनें और अपने एरिया में से अच्छी थीसिस निकाल के सामने लाएं। उसी को रिसर्च कहते हैं कि कम में से अधिक परिणाम निकाल के आएँ, उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, सामाजिक वर्ग अथवा निश्चित समुदाय का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कौन सी हमारी सीमा है, कौन सी हमारी सोसाइटी है, ये समुदाय है, इनका भी किया जाता है, बताया जाता है। रिपोर्ट के इसी भाग में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि उस समुदाय वर्ग समूह के जीवन के किन पक्षों अथवा समस्याओं के किन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो समुदाय का हम अध्ययन करते हैं वो किस समूह के करते हैं, किस पक्ष पर कर रहे हैं हम, इसका भी बताया जाता है हमें सिनॉप्सिस में। अर्थात अध्ययन क्षेत्र को निश्चित रूप में सीमित करने से किन सुविधाओं की आशा की जाती है, इस बात का स्पष्टीकरण भी कर दिया जाता है। ठीक है। अब पाँचवा है प्रस्तुत अध्ययन पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने शोध के दौरान, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। शोध में तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अलग अलग प्रणालियों का चुना जाना आवश्यक होता है।
शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करता है कि अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्यों तथा सूचनाओं को एकत्र करने के लिए किन प्रविधियों का सहायता, किन टेक्निक का हम सहारा लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाता है कि शोधकर्ता ने उन प्रणालियों का प्रयोग क्यों किया, जिन जो टूल्स हम उपयोग क्यों कर रहे हैं उनका तथ्यों से क्या संबंध है, हमारा तथ्यों से क्या संबंध है। यदि प्रश्नावली अथवा अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है तो उनकी मोटी मोटी बातों का उल्लेख रिपोर्ट में कर दिया जाता है। यानी कि हम अपना डेटा अगर प्रश्नावली के माध्यम से इकट्ठा करेंगे तो हमें उसका एक मोटा मोटा रूप अपना सिनॉप्सिस में विवरण देना पड़ता है कि हमारा इसका साक्षात्कार का उद्देश्य ये है, प्रश्नावली का उद्देश्य ये रहेगा। यदि साक्षात्कारों में बड़े बड़े लोगों को जांच कर उनके परिणामों को अनुसंधानकर्ता में सामने पेश किया जाता है। अनुसंधान में केवल तथ्यों का विवरण विश्लेषण समस्या नहीं होती है, तथ्यों का विश्लेषण समस्या नहीं होती, बल्कि उनमें अनेक औद्योगिक मानचित्र, चार्ट, सूची, संदर्भ को क्रम से प्रस्तुत करना होता है। कुछ नए तथ्यों की खोज आदि कार्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। एक शोधकर्ता उन कार्यों को अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है, आप अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। तो आई होप ये आपको पता पड़ गया होगा कि रिपोर्ट किस प्रकार से हम लिखते हैं, थीसिस अपनी किस प्रकार से बनाते हैं और कौन कौन सी हम टेक्निक यूज़ करते हैं शोध के दौरान, और हमें शोध के दौरान हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सा लोगों से पूछना है, कितना डेटा लेना है, कितना डेटा हमारे काम का है, कितना डेटा जो नहीं है हमारे काम का उसको हमें अपनी थीसिस में ऐड नहीं करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके सामने, जिससे कि हमारे नॉलेज का विकास हो, हमें नई नई चीज़ें पता पड़ती रहें, क्या हो रहा है, किस प्रकार से रिसर्च करनी है, किस प्रकार से नहीं करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जियो दिल से।